So good morning class 9. Today I am going to start a new topic in physics, that is rest and motion. So before starting the topic, let's discuss a word, a reference point. A reference point. So what is reference point? So reference point is a fixed building, monument, or a structure with respect to which any object is said to be reference point is a fixed building, monument, or a structure with respect to which any object is said to be at rest or motion as its position don't gets changed with time. So reference point क्या होता है? Reference point is a fixed building, monument or structure with respect to which any object is said to be at rest or in motion as its position don't get changed with time. इसका आपको एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं हम, है ना? जैसे if somebody called me at 10 AM in the morning and asked me, sir, where are you? मैंने कहा I am standing just at the gate of Bank of India. Okay? So 10 मिनट बाद फिर मेरे को कॉल किया उसने, सर अभी कहाँ हैं आप, हमको मिलना है आपसे. हम फिर वही कहे अभी भी हम कहाँ हैं, 10 मिनट बाद भी हम अभी भी बैंक ऑफ इंडिया के गेट के सामने ही खड़े हैं. तो क्या मेरा पोजीशन जो है चेंज किया? नहीं. किसके रेस्पेक्ट में? बैंक के रेस्पेक्ट में, बैंक ऑफ इंडिया के रेस्पेक्ट में. तो बैंक ऑफ इंडिया यहां पर क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट. क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया आप भी जानते हो और हम भी जान रहे हैं कि उसका पोजीशन जो है ऐसा तो है नहीं कि 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद या कल होकर या 10 दिन बाद से वो बदल जाने वाला है. नहीं, वो बन चुका है तो वही रहेगा, है ना? सो हमेशा फिक्स्ड बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट या स्ट्रक्चर जिसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जनरली नहीं चेंज करता है, उसको कहते हैं हम रेफरेंस पॉइंट. और रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है यूज करना किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट या मोशन में बताने के लिए. ठीक है? सो रेफरेंस पॉइंट के बाद अब हम लोग बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन की. एक ऑब्जेक्ट जो है मोशन में और रेस्ट में कब कहलाता है? ठीक है? सो हम बात करते हैं पहले मोशन की. सो एनी ऑब्जेक्ट इफ चेंजेस इट्स पोजीशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज करता है अपना पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट, जब भी किसी बॉडी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम और रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पर बदल जाए, चेंज कर जाए, तब हम कह सकते हैं कि द बॉडी इज इन मोशन, है ना? जैसे somebody called me, sir where are you? मैंने कहा I am standing in front of State Bank of India in Sector 12. After 15 minutes he or she again called me and asked, sir where are you right now? तो मैंने कहा कि I am standing just at Jai Jawan petrol pump Sector 4. So Jai Jawan petrol pump is also a reference point. State Bank of India at Sector 12 is also a reference point. बिकॉज इन दोनों का पोजीशन जो है रातों रात तो चेंज करेगा नहीं. दूसरी चीज, लेकिन
इन दोनों के रेस्पेक्ट में मेरा पोजीशन बदला कि नहीं बदला? बदला, प्लस इसमें टाइम भी लगा, तो हम कह सकते हैं कि आई एम इन मोशन। वहीं जो पिछला एग्जाम्पल दिया मैंने, जहां 10 बजे भी मेरा पोजीशन बैंक ऑफ इंडिया के गेट पे ही था, 10 मिनट बाद भी मेरा पोजीशन बैंक ऑफ इंडिया के गेट पर ही है, इसका मतलब मेरा पोजीशन जो है तो चेंज नहीं कर रहा है, बट टाइम इज मूविंग, टाइम तो बीत रहा है, लेकिन मेरा पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड पोजीशन एंड रेफरेंस पॉइंट, सॉरी। तो हम किस में हैं? रेस्ट में, ठीक है। सो रेस्ट एंड मोशन के लिए बहुत जरूरी है कि दो चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको, एक रेफरेंस पॉइंट, एक टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। सो व्हेन रेस्ट एंड मोशन आर सेड टू बी रिलेटिव, ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, अब जरा समझो इस चीज को। इमेजिन दैट आई एम सिटिंग इनसाइड अ ट्रेन, ठीक है, at my reserve seat, that is seat number 25, and just in front of my seat I am seeing that my friend Sanjeev is sitting. So संजीव मेरे बिल्कुल सामने बैठा है, ठीक है। अब एक बात बताइए कि अगर हम सीट पे बैठे हैं, संजीव अपने सीट पे बैठा है, तो विथ रेस्पेक्ट टू द सीट आर वी इन मोशन और एट रेस्ट? वी आर एट रेस्ट, है ना। बट हमको सी ऑफ करने के लिए मेरे फादर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हम जा रहे हैं, तो हमको छोड़ने के लिए मेरे फादर जो है वो खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन जैसे ही स्टार्ट हो जाती है, तो विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म माई पोजिशन इज चेंजिंग और नॉट चेंजिंग? इट्स चेंजिंग। तब हम किस में आ गए? मोशन में, ठीक है। बात समझो, मैं जब अपने सीट पे बैठा हूं, तो अपने सीट के रेस्पेक्ट में, अपने कंपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में मैं किस में हूं? रेस्ट में हूं। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म जिससे मैं जहां से मैं बोर्ड किया, जिस स्टेशन से मैं बोर्ड किया ट्रेन पे, उस स्टेशन, उसके प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में मैं किस में हूं? मोशन में हूं, क्योंकि मेरा पोजीशन चेंज कर गया जब ट्रेन चलने लगी, तो है ना। तो इस एक्सप्लेनेशन से हम एक चीज समझ सकते हैं कि एक बॉडी एक ही समय पर रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है ना। जैसे संजीव के लिए मैं रेस्ट में हूं, लेकिन मेरे फादर के लिए मैं मोशन में आ गया हूं, है ना। सो एक और एग्जांपल देता हूं आपको। इफ आई एम ड्राइविंग माई बाइक, ओके, इफ आई एम ड्राइविंग माई बाइक, सो विद रेस्पेक्ट टू द सीट ऑफ माई बाइक आई एम एट रेस्ट। सीट के रेस्पेक्ट में हम किस में हैं? रेस्ट में हैं। बट विद द रेस्पेक्ट टू द रोड आई एम इन मोशन, है ना। मी माई सेल्फ विद रेस्पेक्ट टू सीट आई एम एट रेस्ट, और विद रेस्पेक्ट टू माई बाइक आई एम एट रेस्ट, बट विद रेस्पेक्ट टू द रोड आई एम इन मोशन। सो when a body at the same time is at rest and in motion, जब एक ही समय पर एक बॉडी जब एक ही टाइम पर एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो और मोशन में भी होता है, बट विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट्स, देन हम कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव्स, ठीक है। याद रखनी है इस बात को कि when a body or an object at the same time is at rest and in motion at the same time, but with respect to different reference points, ठीक है। अगर आप रेस्ट में हैं तो किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट के कंपेरेटिवली होंगे या रेस्पेक्ट में होंगे, और अगर आप मोशन में हैं तो किसी और रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में होंगे। तो वही हमने कहा कि जब एक बॉडी एक ही समय पर रेस्ट में भी है और मोशन में भी है, विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट्स,
then we say that rest and motion are relative terms. ठीक है? Let's now discuss a new term, physical quantity. So what is physical quantity? ये physical quantity जरूरी है जानना आगे के टॉपिक को समझने के लिए. So what is physical quantity? It's a very simple term. All those quantities which can be measured are said to be physical quantities. For example, the distance covered by a body, the speed of an object, the mass of a body, the length of a field, area of the field, volume of an object. So anything, time. So I am telling anything which can be measured is said to be a physical quantity. So what do you think? If I am feeling thirsty, can you calculate or can you guess how much water can I drink? 500 ml, 400 ml, 300 ml. क्या कोई ऐसा मीटर है जो बस चेक करके बता दे मेरे को, या हमको देखकर बता दे कि कितना पानी हम पी सकते हैं, या कितना पानी मेरे को प्यास लगा है, 150 ml, 200 ml और etc? नो, कोई ऐसा डिवाइस नहीं बना है. सो थर्स्ट कैनॉट बी मेजर्ड, एंगर कैनॉट बी मेजर्ड, हैप्पीनेस कैनॉट बी मेजर्ड. सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट. Anything in physics which can be measured is said to be physical quantity. अब अगर आप physical quantity समझ गए तो physical quantity के बाद एक term जानिए magnitude. It's a very important topic. Magnitude. Magnitude means the measured value of any physical quantity. ठीक है? Magnitude का मतलब होता है या define होता है कि the measured value of any physical quantity is called magnitude. So example मैं देता हूं आपको. If I go to a grocery shop and ask the shopkeeper to give me 5 kgs of rice and 2 liters of oil, mustard oil. 5 kg rice, 2 kg mustard oil. Got it? So what is the magnitude of rice that I bought? That's 5 kg. That's the magnitude of rice bought. What is the magnitude of oil bought? It's 2 liters. Got it? So magnitude का मतलब होता है कि किसी भी physical quantity का जो measured value है, that's the magnitude. ठीक है? So the measured value of any physical quantity is called magnitude. अब magnitude के basically 2 parts होते हैं, है ना? किसी भी magnitude के कितने parts होते हैं? 2. और आपको एक बात बता दूं कि सारे के सारे जो डिफाइंस हैं और नोट्स हैं आप मेरे को लिखकर, सुनकर, लिखकर व्हाट्सअप करेंगे. ठीक है? इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं. सो मैं बात करता हूं मैग्नीट्यूड की. इट हैज 2 parts. Magnitude has how many parts? 2 parts. First part is the numerical value and second is the appropriate SI unit. SI unit. ठीक है? numerical value जैसे मैंने कहा राइस, how much I have bought? 5 kg. So 5 is the numerical value and kg is the SI unit. Got it? जैसे आप राइस जाकर लीटर्स में नहीं खरीद सकते ना, राइस जाकर आप मीटर्स में नहीं खरीद सकते ना, आपको एप्रोप्रिएट SI यूनिट बोलना पड़ेगा. ठीक है? सो याद रखने का कि मैग्नीट्यूड में बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट. एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू को शूट करता हुआ एक एप्रोप्रिएट SI यूनिट. ठीक है? सो बेसिकली मैग्नीट्यूड के 2 पार्ट्स होते हैं.
पहला न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उस फिजिकल क्वांटिटी को एप्रोप्रिएट सूट करता हुआ एसआई यूनिट। ठीक है, नाउ अब मैग्नीट्यूड तो समझ लिया हम लोगों ने, फिजिकल क्वांटिटी भी समझ लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी डिस्कस करने से पहले हम एक एग्जांपल देते हैं। आप जरा बताना कौन सा एग्जांपल अप्रोप्रिएट है और कौन नहीं, आप जरा डिफरेंशिएट करना अच्छे से। मैं कहता हूं, जब मैं दुकान में गया ग्रोसरी शॉप में और मैंने कहा अंकल गिव मी 5 लीटर्स ऑफ मिल्क टुवर्ड्स ईस्ट, दुकान वाला चकरा जाएगा एकदम, पूछ के मांग क्या रहा है। उसको इतना समझ में आया कि हाँ 5 लीटर्स ऑफ मिल्क तो मांग रहे हैं हम, लेकिन टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, मैं डायरेक्शन बोलूं तो इसका कुछ मतलब निकल कर आता है क्या? कुछ नहीं आता है क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि श्याम इज राइडिंग इज बायसाइकिल विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स वेस्ट, ये एप्रोप्रिएट लग रहा है ना? लग रहा है। सो अब आपको समझाते हैं हम स्केलर ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो द फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड टू बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। All those quantities which requires only magnitude to be described is called scalar quantity, while the physical quantity which requires both magnitude as well as direction for its description are called vector quantities. So the physical quantities which are described using both magnitude and direction are called vector quantities, and the physical quantities which are described only using magnitude are called scalar quantities. ठीक है, तो स्केलर भी क्लियर हो गया आपको और वेक्टर भी क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा एग्जांपल्स मैं यहां नहीं दूंगा, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको स्केलर और वेक्टर और क्लियर होता चला जाएगा। एग्जांपल्स मैं 1-2 लिख देता हूं। एग्जाम्पल अगर मैं स्केलर का लिखूं तो मास, फिर मैं कह सकता हूं लेंथ, फिर मैं कह सकता हूं क्वांटिटी EDC। लेकिन मैं वेक्टर की बात कहूं तो यहां डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, EDC, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं स्केलर और वेक्टर के, सो आपको ये डिफरेंशिएट करना आ जाएगा आगे। ठीक है, सो लेट डिस्कस सम डिफरेंसेस बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर और वेक्टर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं? तो पहला डिफरेंस तो ये होगा कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वहीं वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। पहला डिफरेंस हो गया ये। दूसरा डिफरेंस, स्केलर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा स्केलर क्वांटिटीज कभी भी वेक्टर क्वांटिटी से कम नहीं हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं
कम नहीं होंगे, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन द वेक्टर क्वांटिटीज, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी से बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी डिपेंड नहीं करता है डायरेक्शन पे, पॉइंट ध्यान रखना इस बात पे। स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी डिपेंड नहीं करता है डायरेक्शन पे, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल लेंथ ऑफ पाथ covered by a body, the total length of path covered by a body along, the total length of path covered by a body is called distance. It's called distance. The total length of path covered or traversed by a body is called distance. Means कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो भी पाथ अवेलेबल है उसका जो टोटल लेंथ होता है उसी को क्या कहते हैं हम? डिस्टेंस। जैसे हम एग्जांपल देके समझाते हैं। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। हमको ए से जाना है सी तक, ठीक है। ए से जाना है सी तक, तो ए से सी तक जाने के लिए हम पहले ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे। तो ए से बी का डिस्टेंस है मान लीजिए 30 किलोमीटर्स और बी से सी का डिस्टेंस है मान लीजिए 10 किलोमीटर्स। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड by the body, so total distance covered by the body कितना होगा? A से B प्लस B2 प्लस BC, मीन्स A से B का डिस्टेंस फिर B से A का डिस्टेंस, मतलब A से B तक का जो रास्ता है, जो पाथ है, उसका लेंथ 30 किलोमीटर है, तो आप 30 किलोमीटर ही ट्रैवल करेंगे। फिर B से C तक का जो रास्ता है, जो पाथ है, उसका लेंथ या उसका डिस्टेंस है या उसका लेंथ जो है वो 10 किलोमीटर्स है, तो आप 10 किलोमीटर ही कवर करेंगे। सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा आपका? 30 प्लस 10 यानी 40 किलोमीटर्स। सिंपली ये हो गया आपका डिस्टेंस। सो डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट कहां से किए हम? ए से। तो ये हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक्सआई से। किससे? एक्सआई से। और हमको फाइनली कहां पहुंचना था? सी पर। तो सी हो गया हमारा फाइनल पोजीशन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सी हमारा क्या हो गया? फाइनल पोजीशन। यहां हमको फाइनली पहुंच जाना है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग x2 से, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि A से C तक का कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है क्या? A से C तक का कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है?
हाँ, हो सकता है अगर ए से सी तक कोई डायरेक्ट कोई एक स्ट्रेट पाथ बना दिया जाए तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए से सी तक का, है ना। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position, initial and final position along a particular direction, along a particular direction is called displacement. Called displacement. So displacement is basically represented by S. अब आप सोच रहे होगे आप कि सर आप डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो भी दे दिए। मैं बताता हूँ क्या वो रिप्रेजेंट करता है। पहले डिस्प्लेसमेंट ज़रा अच्छे से समझ लेते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। ऐसे फॉर्मूलाज तो बहुत सारे होते हैं डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन बेसिक फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, सबसे पहली चीज कि क्योंकि मैंने लिखा है क्लियरली, आप डिस्प्लेसमेंट में देखोगे अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब हम पर्टिकुलर डायरेक्शन भी बताएंगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब वो कौन सा क्वांटिटी होगा? स्केलर या वेक्टर? ऑब्वियसली वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन भी होगा, लेकिन डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं है। सो ये कौन सा क्वांटिटी होगा? स्केलर। ठीक है, देखिए अब जरा सा क्यों ऐसा मैंने कहा। अगर आपको ए से सी तक जाना है तो आप ए से बी आए, फिर बी से आप टर्न किए और सी तक गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ए से बी गए और बी से सी गए, ठीक है, एक ऐसा डायरेक्शन बताइए जो इस पूरे पाथ ट्रांसवर्स को या इस पूरे पाथ कवर्ड को डिफाइन कर सके। कोई एक डायरेक्शन बताइए हमको। आप कह सकते हैं कि हम ए से चले जाएंगे नॉर्थ डायरेक्शन में तो सी तक पहुंच जाएंगे, हम अगर चले जाएं साउथ डायरेक्शन में तो सी तक पहुंच जाएंगे। नहीं बता सकते आप, क्योंकि ए से बी का डायरेक्शन और बी से सी का डायरेक्शन डिफरेंट होगा। अगर ए से बी साउथ है तो बी से सी ईस्ट है। लेकिन अगर आप ए से सी को देखें, ए से अगर सी के को अगर आप देखें, जो मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए लाइन बनाया है ए सी, वो बता सकते हैं हम या कह सकते हैं किस डायरेक्शन में है। वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। वो डायरेक्शन क्या होगा? तो वो ऑब्वियस सी बात है साउथ और ईस्ट के बीच में है। सो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। क्या है ये? साउथ ईस्ट डायरेक्शन, है ना। सो अभी तक हम ये देख चुके हैं कि ए से सी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और सी के बीच में, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से, जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। लेकिन अगर आप ए से बी जाएं और बी से सी जाएं तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बता सकते। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए से बी और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन ए से सी को डिफाइन किया जा सकता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से। इसीलिए हमने कहा कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ फार्मर मूव्स अलोंग अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर्स इन 40 सेकेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि एक फार्मर जो है वो
एक स्क्वायर फील्ड का एक चक्कर, ठीक है, जिसका साइड 10 मीटर्स है, कवर करता है या लगा लेता है इन 40 सेकेंड्स। सो पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा उस फार्मर का आफ्टर 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं एक डायग्राम से। दैट इज द स्क्वायर फील्ड का डायग्राम। तो ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, अच्छा, अब जरा क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो फार्मर है वो कवर करता है एक राउंड 40 सेकेंड्स में। एक राउंड कवर करता है 40 सेकेंड्स में। तो आपको पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करेगा फार्मर इन 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। ठीक है, 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। सो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे कि अगर 40 सेकेंड्स में एक राउंड हो रहा है तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स विच इज इक्वल टू 140 सेकेंड्स, वो कितने राउंड्स लगा लेगा, कितने राउंड्स लगा लेगा। अच्छा, एक और चीज, एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है, याद रखिएगा पेरीमीटर के बराबर। नाउ यहां दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द फील्ड कितना है हमारा 10 मीटर्स। तो पेरीमीटर ऑफ द फील्ड कितना होगा, स्क्वायर फील्ड है, सो 4 इंटू साइड, दैट इज 4 into 10, that is 40 meters. Now we will find the number of rounds the farmer took in 140 seconds, that is 2 minute and 20 seconds. So number of rounds covered in 40 seconds is 1. So number of rounds covered by the farmer in 2 minute 20 seconds or 140 seconds is equal to is equal to 140 seconds by 40 seconds. ठीक है, सो सेकेंड सेकेंड कट गया, 0 0 कट गया, सो 2 से कटेगा 4 2 टाइम्स में, 14 कटेगा 7 टाइम्स में, सो आंसर आया 7/2 टाइम्स या 3 होल 1/2 टाइम्स। अब एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है, पेरीमीटर के बराबर, है ना। एक राउंड अगर किसी भी फील्ड का या किसी भी शेप का फील्ड हो, एक राउंड अगर कवर होगा तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, पेरीमीटर के बराबर, है ना। तो 7/2 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो 7/2 इंटू पेरीमीटर, सिंपल।
अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड्स और 140 सेकेंड्स। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा, फार्मर ने 3 होल 1/2 राउंड्स कवर किए हैं इन 140 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा, अब 3 कंप्लीट राउंड्स हैं और हाफ राउंड्स एक्स्ट्रा है। अच्छा, एक राउंड हम बात करते हैं पहले फर्स्ट राउंड की। तो एक राउंड का मतलब है कि जो फार्मर है, मान लीजिए इनिशियल पॉइंट ए है, वहां ए से स्टार्ट किया और फिर ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, फिर डी से ए आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल पोजीशन भी रहा और फाइनल पोजीशन भी क्या रहा? ए, है ना। अगर स्टार्ट किया फार्मर ए से तो इनिशियल पोजीशन ए हुआ और फाइनली वो एक राउंड कवर करने के बाद कहां पहुंचा? ए पर ही। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन? इट्स नथिंग और नेग्लिजिबल। सो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। सो हमेशा याद रखना है कि जब भी आपके पास एक फील्ड हो और उस फील्ड के कंप्लीट राउंड्स लगाए जाएं, 1 2 3 4 5, कितने भी कंप्लीट राउंड्स लगाए जाएं, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि हर केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगा? सेम। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेग्लिजिबल। सो क्या होगा? 0। ठीक है, अब हाफ राउंड्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फार्मर ए से स्टार्ट किया, ए से बी गया और बी से सी गया। क्यों? क्योंकि हमारा स्क्वायर 4 साइड से बना है। ठीक है, अब 4 साइड से बना है, स्क्वायर हमारा 4 साइड से बना है, तो 4 साइड्स में हाफ राउंड अगर कवर करना हो तो इसका मतलब 2 साइड्स कवर होंगे। तो ए से बी गया, फिर बी से सी गया। ठीक है, सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो होगा ए टू सी। ए टू सी। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड्स और 140 सेकेंड्स क्या होगा? ए सी। अच्छा, ए सी क्या है? ए सी इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, या अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ले लें तो ए सी क्या यहां पर क्या है? ए सी यहां पर हाइपोटेनस की तरह एक्ट कर रहा है। और अब हम जो है ए सी का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो एच निकालने के लिए अंडर रूट कर देंगे हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, है ना। दैट इज ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा फिर हमारा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर। सो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 100 प्लस 100, and under root 100 plus 100 becomes 200, and the square root of 200 is 10 root 2 meters. So hence displacement of the farmer after 2 minute 20 seconds is 10 root 2 meters. If कोई confusion हो आप मेरे को कॉल कर लेना, मैं फिर से बता दूंगा।
So let's discuss this question which is just same as the previous question. इस क्वेश्चन में कहा है कि the athlete completes one complete round of the circular track of diameter 200 meters in 40 seconds. So what will be his or her displacement and distance covered after 2 minutes and 20 seconds? सो इस क्वेश्चन में भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह दिया हुआ है कि एक राउंड को कवर करने में एथलीट जो टाइम स्पेंड करता है वो है 40 सेकेंड्स। अब अगर वो 40 सेकेंड्स में एक राउंड कवर करता है और 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही निकालने कहा गया है, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे कि हाउ मेनी राउंड्स हैज द एथलीट कंप्लीटेड in 2 minutes and 20 seconds। ठीक है, अच्छा डायमीटर यहां पर दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, हमारे सर्कुलर ट्रैक का कितना 200 मीटर्स। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस निकालने के लिए हम सर्कमफरेंस भी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकालना है इसीलिए हम सर्कमफरेंस निकाल रहे हैं। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर डायमीटर दिया हो तो इट्स पाई डी। सो हम वैल्यू पुट कर लिए, पाई 22/7 ही ले सकते हैं क्योंकि 7 से हमारा डायमीटर 200 डिविजिबल नहीं है। सो हम पाई की जगह क्या लेंगे 3.14। तो 3.14 इंटू 200 आंसर आएगा हमारा 628 मीटर्स। नाउ अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ राउंड्स की। तो नंबर ऑफ राउंड्स में मैंने सिखाया आपको पिछले क्वेश्चन में भी कि नंबर ऑफ राउंड्स में आप क्या करेंगे कि जो टोटल टाइम हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 2 मिनट 20 सेकेंड्स, दैट इज 140 सेकेंड्स, उसको हम डिवाइड कर देंगे 40 सेकेंड से। 40 सेकेंड से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक राउंड कवर करने में 40 सेकेंड्स लगा, तो कितने राउंड्स कवर होंगे 2 मिनट 20 सेकेंड्स में, ये निकालने के लिए हमको टोटल टाइम को टाइम टेकन बाय 1 राउंड, टाइम टेकन टू कवर 1 राउंड से डिवाइड करना होगा। तो हमने डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ राउंड्स जो हमारे पास आया 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद वो सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, दैट इज 7/2 राउंड्स। तो 7/2 राउंड्स है ना, का मतलब हुआ 3 होल 1/2 राउंड्स। अच्छा, तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि फील्ड किसी भी शेप का हो, अगर एक राउंड में डिस्टेंस कवर्ड पेरीमीटर के बराबर होता है, एक राउंड में डिस्टेंस जो कवर होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, पेरीमीटर के। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड के। तो 3 होल 1/2 राउंड्स या 7/2 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा, इट्स वेरी सिंपल। एक राउंड में अगर पेरीमीटर के बराबर, तो 7/2 राउंड्स में कितना डिस्टेंस होगा, 7/2 इंटू पेरीमीटर। सो हम लोग easily calculate कर लेंगे distance covered by the athlete in 2 minute 20 seconds, that is 7/2 rounds। Now हम बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि फील्ड किसी भी शेप का हो, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, किसी भी शेप का हो, जब कंप्लीट राउंड्स दिए जाएंगे डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा हमारा 0। अब बोलो क्यों, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा था कि जब कंप्लीट राउंड्स कवर करता है कोई भी बॉडी किसी भी फील्ड के, तो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों क्या होता है, सेम। और जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या होगा, 0। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट पर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। सो 3 कंप्लीट राउंड्स के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। बट यहां 3 कंप्लीट राउंड्स नहीं है, कितना है, 3 होल 1/2 राउंड्स। सो हाफ राउंड्स की अगर बात की जाए तो हाफ राउंड्स की बात की जाए तो वो ए से स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा, बी के, जो बिल्कुल ए के सामने होगा।
मीन्स अलॉन्ग डायामीटर होगा. सो हेंस the displacement of the athlete after 3 whole 1/2 rounds will be equal to diameter of the circular field or circular track, that is 200 meters. So let's discuss a new question. I have drawn odometers here. So odometers क्या होते हैं? Odometer is a device which is used to measure the distance covered in a vehicles, है ना? मान लीजिए एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, and both the points A and B are connected by a straight road along north direction. ठीक है? मतलब अगर आपको A से B जाओगे तो नॉर्थ जाओगे, B से A आओगे तो साउथ आओगे ऑब्वियसली. तो हमने कहा ऑडोमीटर्स हैं. हमने A पे स्टार्ट किया जर्नी. उस समय मेरे ऑडोमीटर का रीडिंग था 355 किलोमीटर्स और जब B पे पहुंचा तो वो रीडिंग हो गया 373 किलोमीटर सॉरी. तो इनिशियल पोजीशन पे मेरा रीडिंग कितना था? 355 किलोमीटर और फाइनल पोजीशन पे मेरा रीडिंग कितना हो गया? 373 किलोमीटर्स. ठीक है. तो यहां पर मैं अगर पूछूं आपसे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, ये ऑडोमीटर कार का है मान लो, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार कितना होगा? तो 373 किलोमीटर माइनस 355 किलोमीटर. तो 13 minus 5 it's 8 and 6 minus 5 it's 1, that is 18 किलोमीटर, है ना? ठीक है. अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार की बात करें, तो क्योंकि A और B जो है वो कनेक्टेड है थ्रू अ स्ट्रेट रोड. अब अगर A और B अगर कनेक्टेड है एक स्ट्रेट रोड से, तो इससे शॉर्ट रास्ता A और B के बीच में कोई नहीं हो सकता, है ना? सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वही फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो फाइनल पोजीशन पे मेरा डिस्टेंस कवर्ड कितना है या ऑडोमीटर का रीडिंग कितना है? 373 किलोमीटर और इनिशियल पोजीशन पे मेरा ऑडोमीटर का रीडिंग है 355, यानी फाइनली आंसर कितना आएगा? 18 किलोमीटर. तो आप क्या देखें यहां? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या रहा? सेम. सो एक बात मैं बता दूं आपको कि whenever a body moves along a straight path, जब भी बॉडी मूव करेगा along a straight path, the magnitude of distance and displacement would be same. जब भी बॉडी जो है मूव करेगा along a straight path, तो मैग्नीट्यूड जो होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, दोनों ही क्या रहेगा? हमेशा सेम. ठीक है. So let's discuss different types of, as we know that displacement is a vector quantity. So as displacement is a vector quantity, so its magnitude depend upon direction. So basically displacements are of three types, that is positive displacement, negative displacement and zero displacement. Got it? So let's discuss first positive displacement. So positive displacement होता कब है? ठीक है.
if a body is asked to displace 10 meters towards north, ठीक है, तो बॉडी को कहा गया है 10 मीटर डिस्प्लेस होने के लिए नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना। अच्छा, अब अगर बॉडी 10 मीटर 10 मीटर बॉडी जो है वो नॉर्थ में ही डिस्प्लेस करे, तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस किया इन द रिक्वायर्ड और डिस्क्राइब डायरेक्शन। तो बॉडी जब डिस्प्लेस करता है अपने आप को इन द सेम डायरेक्शन एज रिक्वायर्ड और एज आस्क्ड, देन डिस्प्लेसमेंट बॉडी का क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव। कैसे लिखेंगे इसको हम, तो जैसे 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसको हम लिखेंगे प्लस 10 मीटर्स, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। अब मान लीजिए बॉडी को कहा गया है टू डिस्प्लेस 50 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, लेकिन बॉडी जो है डिस्प्लेस कर जाए just opposite to the required direction or set direction, that is in the south direction, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तब हम लोग कहते हैं the displacement is negative, है ना। कैसे लिखेंगे इसको, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी का वो होना था किधर, 50 मीटर्स नॉर्थ में, लेकिन बॉडी जो है डिस्प्लेस कर गया 50 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ या 20 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ, तो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे हम -20 मीटर्स। सो इससे क्या समझे हम लोग कि whenever the displacement of the body is just opposite to the required direction, the displacement of the body will be considered or will be said to be negative, ठीक है। Now the third, when does the displacement of the body is zero? So whenever a body get displaced just perpendicular to the required direction, whenever the displacement of the body is perpendicular, that is at 90 degree to the required direction, to the told direction, then the displacement of the body will be considered as zero. जैसे बॉडी को डिस्प्लेस करना है मान लीजिए साउथ में, वो डिस्प्लेस कर जाए वेस्ट में, वो डिस्प्लेस कर जाए ईस्ट में, है ना। तो साउथ के 9 डिग्री में वेस्ट भी है और 9 डिग्री पर ईस्ट भी है, तो दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस कर जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो याद रखने का हमेशा कि जब भी कोई बॉडी डिस्प्लेस करता है अपने आप को परपेंडिकुलर टू द रिक्वायर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। सो अब आप एक काम और करेंगे कि आप सारे टॉपिक का नोट्स बना लेंगे और साथ ही साथ राइट ऑल द डिफरेंसेस, मिनिमम 4 डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और मेरे को नोट्स और डिफरेंसेस, ठीक है, स्केलर वेक्टर के बीच में भी और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी आप बनाकर मेरे को व्हाट्सअप करें, ठीक है। और कोई भी कंफ्यूजन अगर हो तो आप मेरे को एक बार कॉल कर लें, कॉल पे ही आपको हम क्लियर कर देंगे कोई भी कंफ्यूजन आपके, ठीक है। और मैं इसका असाइनमेंट आपको थोड़ी देर में ही फिर से अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, और सेकेंड पार्ट भी।